In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. आज की हमारे ये वीडियो यूज़ ऑफ हार्म के बारे में है। हार्म के उर्दू में माने हैं हरज। यानी हम जब बातचीत कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात कहते हैं भाई इस बात में क्या हरज है, या फ़लाँ काम करने में कोई हरज नहीं है, या अगर आप ये कहते हैं कि क्या मैं अगर अकेला जाऊं तो कोई हरज होगा, तो ये जो हर्ज का ट्रांसलेशन है वो हार्म से करते हैं। अब हम आगे चलकर देखते हैं कि इसके जुमले हम किस तरह से बनाते हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर पर गौर करते हैं कि हम नो हार्म को इंग्लिश जुमले में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसको हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं देयर इज, पास्ट के लिए यूज करते हैं देयर वॉज, और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं देयर विल बी। अच्छा, इनके बाद देयर इज के बाद हार्म इन, यानी इन लाजमी आएगा हार्म के साथ, और हार्म इन के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इन का इजाफा करेंगे और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से पास्ट के लिए भी देयर वाज के बाद हार्म इन और इंग फॉर्म इस्तेमाल होगी, और इन द सेम वे फ्यूचर के लिए भी हम देयर विल बी के बाद हार्म इन और इंग फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, मसलन बताने में हर्ज है, यानी अगर अक्सर किसी से हम बात करें तो कहते हैं नहीं भाई ये बात बताने में हर्ज है, तो इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज हार्म इन टेलिंग, देयर इज हार्म इन टेलिंग। बासी खाना खाने में हर्ज है, देयर इज हार्म इन टेकिंग स्टेल फूड, देयर इज हार्म इन टेकिंग स्टेल फूड। बहस करने में हर्ज था, देयर वॉज हार्म इन आर्गुइंग, देयर वॉज हार्म इन आर्गुइंग। अकेले जाने में हर्ज था, देयर वॉज हार्म इन गोइंग अलोन, देयर वॉज हार्म इन गोइंग अलोन। फोन करने से हर्ज होगा, देयर विल बी हार्म इन कॉलिंग। उधार लेने से हर्ज होगा, देयर विल बी हार्म इन बारोइंग, देयर विल बी हार्म इन बारोइंग। अच्छा, अब यू मस्ट हैव नोटेड कि इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हार्म इन के बाद आगे सब में इंग फॉर्म यूज की हुई है। और वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप स्पोकन की प्रैक्टिस करें खास तौर पर, तो प्लीज़ एक सेंटेंस को एक ही सांस में बोलने की कोशिश करें। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट इज़, यानी बार बार रिपीट करने से ये बेहतर हो जाएगा। जी, अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जनाब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। मसलन पैदल चलने में कोई हर्ज नहीं है, देयर इज नो हार्म इन वॉकिंग, देयर इज नो हार्म इन वॉकिंग। सच बोलने में कोई हर्ज नहीं है, देयर इज नो हार्म इन स्पीकिंग ट्रूथ, देयर इज नो हार्म इन स्पीकिंग ट्रूथ। सोचने में कोई हर्ज नहीं था, यानी कोई बंदा बात करता है, वो उसने सोचे नहीं, बात कर दिया, तो उसने कहा भाई ये सोचने में कोई हर्ज नहीं था, देयर वाज नो हार्म इन थिंकिंग, देयर वाज नो हार्म इन थिंकिंग। इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं था, यानी अगर कोई ऐसी पोजीशन हो तो वहाँ इंतजार करने, तो कहते हैं इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं था, तो देयर वाज नो हार्म इन वेटिंग, देयर वाज नो हार्म इन वेटिंग। वर्जिश करने में कोई हर्ज नहीं होगा, देयर विल बी नो हार्म इन टेकिंग एक्सरसाइज। वर्जिश करने में कोई हर्ज नहीं होगा, देयर विल बी नो हार्म इन टेकिंग एक्सरसाइज। इतला देने से कोई हर्ज नहीं होगा, देयर विल बी नो हार्म इन इन्फॉर्मिंग, देयर विल बी नो हार्म इन इन्फॉर्मिंग। तो प्लीज अगेन यू नोट इट कि एक सेंटेंस को एक ही सांस में बोलने की प्रैक्टिस करनी है, तो देन योर स्पोकन विल इंप्रूव, ऑफ कोर्स इंप्रूव, अगर आप एक सेंटेंस को एक ही सांस में बोलेंगे तो। अब हम सवालिया जुमलों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सवालिया जुमले कैसे बनाते हैं। चूंकि ये बात आपने नोट की होगी कि तमाम सेंटेंसेस के अंदर, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में इज मौजूद है प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वाज मौजूद है, और फ्यूचर के लिए विल मौजूद है। तो अगर इसके अलावा भी अगर किसी सेंटेंस में इज
वाज या विल होगा तो इनके फ़ौरन बाद नो या नॉट लगाने से फ़िक्र नफ़ी का बन जाता है। और इसी तरह इफ़ वी पुट देम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर इनको हम जुमले के शुरू में डाल देंगे, यानी जुमला इज से स्टार्ट करते हैं या वाज से या विल से, तो दे विल बिकम इंटरोगेटिव, यानी क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएंगे इज वाज या विल को जुमले के शुरू में लगाने से। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि फ्यूचर में जब भी विल भी इकट्ठा आता है तो जब इसको हमने नेगेटिव करना होता है तो विल के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे बी से पहले। और इसी तरह अगर हमने क्वेश्चन बनाना होगा तो सिर्फ विल को बाहर निकालेंगे, बी अंदर ही अपनी पोजीशन पे रहेगा। अब इनकी ज़रा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या मेहनत करने में कोई हर्ज है? इज देयर एनी हार्म इन वर्किंग हार्ड? इज देयर एनी हार्म इन वर्किंग हार्ड? क्या सवेरे उठने में कोई हर्ज है? इज देयर एनी हार्म इन गेटिंग अप अर्ली? इज देयर एनी हार्म इन गेटिंग अप अर्ली? क्या पैसे उधार देने में कोई हर्ज था? Was there any harm in lending money? Was there any harm in lending money? क्या बहस करने में कोई हर्ज था? Was there any harm in arguing? Was there any harm in arguing? क्या उसे दावत देने में कोई हर्ज होगा? Will there be any harm in inviting him? Will there be any harm in inviting him? क्या वक्त बदलने से कोई हर्ज होगा? Will there be any harm in changing time? Will there be any harm in changing time? अच्छा, अगेन प्लीज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि ये जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं या नेगेटिव, इसमें हम क्योंकि नो जो है ये नॉट एनी इक्वल है और क्वेश्चन में कभी भी हम सम नहीं यूज़ करते, यूजुअली हम उसमें एनी ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें कंफर्म नहीं होता कि क्या बात है। तो नेगेटिव और क्वेश्चन के अंदर एनी का यूज़ करते हैं लफ्ज़, और पॉजिटिव हो तो हम फिर सम भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मज़ीद हम जो है आगे वो इसके सवाली जुमले देखेंगे जिनके स्टार्ट में क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है। अच्छी मसलन बताने में क्या हर्ज है? व्हाट्स द हार्म इन टेलिंग? व्हाट्स द हार्म इन टेलिंग? डबल रोटी खाने में क्या हर्ज है? व्हाट्स द हार्म इन ईटिंग ब्रेड? What's the harm in eating bread? अच्छा, अगर इसका जवाब देना हो तो there is no harm, यानी कोई हर्ज नहीं है, there is no harm, उसी यानी वही फर्स्ट वाली पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आंसर देंगे। कोशिश करने में क्या रही था? What was the harm in trying? What was the harm in trying? तो आप कहते हैं there was no harm, कोई हर्ज नहीं था, यानी पॉजिटिव सेंटेंस पहले वाला, उसी से आप आंसर देंगे। बात करने में क्या रही था? What was the harm in talking? What was the harm in talking? आगे से आप कह रहे हैं जी there was harm, जी हर्ज था, या there was no harm, कोई हर्ज नहीं था जी। अकेले जाने से क्या हर्ज होगा? What will be the harm in going alone? What will be the harm in going alone? Oh, there will be no harm, नहीं कोई हर्ज नहीं होगा। या आप कहते हैं yes there will be harm, जी हर्ज होगा। नाराज होने से क्या हर्ज होगा? What will be the harm in getting angry? What will be the harm in getting angry? उसी तरह आप आंसर दोगे या there will be harm, हर्ज होगा, या no there won't be any harm, जी कोई हर्ज नहीं होगा। तो देखें कि जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर उसी जैसे अभी मैंने लास्ट सेंटेंस में कहा था कि what will be the harm in getting angry, तो आप आगे से कहते हो कि there will be no harm, जी कोई हर्ज नहीं होगा, या यस देयर विल बी हार्म, जी हर्ज होगा। तो इट्स क्वाइट इजी, यानी सवाल करना थोड़ा मुश्किल होता है, जवाब देना क्वाइट इजी है उसके मुकाबले में, यानी क्वेश्चन करने की निस्बत में। तो इस वीडियो में हमने हार्म का इस्तेमाल सीखा है कि हार्म कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये था हार्म का इस्तेमाल, यानी जब भी हमने हर्ज की बात करना हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, हम इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव के लिए खाली हार्म, नेगेटिव के लिए नो हार्म, और फ्यूचर के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम शुरू में इज़ आर एम लगाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को हार्म इन इस्तेमाल होगा और उसके बाद इंग फॉर्म यूज़ होगी। अब इंशाल्लाह हम नई वीडियो के अंदर जो नया टॉपिक है वो आई वंडर का इस्तेमाल करेंगे। आई वंडर लैंग्वेज के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका इस्तेमाल बहुत अहम है। उम्मीद है कि आप बाकी वीडियोस की तरह
अगर आप इसको मुकम्मल तौर पे देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल रियली इम्प्रूव योर लैंग्वेज. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई थिंक दैट यू मस्ट हैव इम्प्रूव्ड. कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा. इंशाल्लाह नए लेसन के साथ नई वीडियो में मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय. टेक केयर.